आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस खास सेगमेंट में बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने सरकार के विजन को देश के सामने रखा। उन्होंने 1975 के आपातकाल का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में जब नॉर्थ ईस्ट का नाम लिया तो विपक्ष के सांसदों ने संसद के भीतर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। पूरा मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त सत्र की बैठक में राष्ट्रपति मुर्मू ने गुरुवार को अपना पहला संबोधन दिया। नई लोकसभा के पहला सत्र सोमवार को शुरू हो चुका है और राज्यसभा का 264वां सत्र गुरुवार को शुरू हुआ। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति द्वारा हर साल संसद के पहले सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपने कार्यों और नीतियों की रूपरेखा बताती है। यह अभिभाषण पिछले वर्ष सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डालता है और आगामी वर्ष के लिए प्राथमिकताओं को बताता है। बता दें कि गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में आपातकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा 1975 में देश में हाहाकार मच गया था। आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा काला अध्याय था। 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आगे मुर्मू ने कहा, एक सशक्त भारत के लिए हमारे सेनाओं की आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ बने, इसके लिए सेनाओं में सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पिछले एक दशक में हमारा रक्षा निर्यात 18 गुना बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CAA द्वारा नागरिकता मिले हुए परिवारों का जिक्र करते हुए कहा कि जिन परिवारों को CAA के तहत नागरिकता मिली है, उनको बेहतर भविष्य की मैं कामना करती हूँ। 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में अनेक रिफॉर्म्स हुए। GDS जैसे रिफॉर्म्स ने हमारी सेनाओं को नई मजबूती दी है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। अपने संबोधन में आगे राष्ट्रपति मुर्मू ने भाजपा सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में लाई गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें PM किसान सम्मान निधि योजना शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने भारत के लगातार बढ़ते GDP की भी तारीफ की। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक का भी जिक्र किया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहले भी राज्य सरकार में पेपर लीक की घटनाएं हुई है। इस मामले पर दलीय राजनीति के ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। माननीय सदस्यों, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है।
इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को कुल मिलाकर 292 सीटें मिली है, जिसमें बीजेपी को सर्वाधिक 240 सीटों पर जीत मिली है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी इस लोकसभा चुनाव में 234 सीटें जीतकर एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपने आप को सामने रखा है। विपक्षी गठबंधन की ओर से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, जिसमें उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में लगभग 100 सीटों पर जीत दर्ज की है। जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 10 सालों बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि संसद के भीतर राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष सरकार पर कितना दबाव बनाने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।